शुरू करते हैं क्लास। हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ा था। आपका जो पॉइंट है वो अपन वापस रिविजिट में डिस्कस कर लेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज हम लोगों को पढ़ना है आज। सिंपल चीज़ है पर ध्यान देने की चीज़ है। टॉपिक डालिए। अच्छा सॉरी, वी हैव टू स्टार्ट विद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। वी हैव टू कंटिन्यू विद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये बच गया था। तो ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। ये एक्सप्रेशन आप समझते हैं। ये एक्सप्रेशन क्या बोलती है प्रियल? टोटल एंगुलर मोमेंटम is equal to sum of the angular momentum of individual particles। अब इसमें कोई सा भी एक पार्टिकल है, कोई सा भी रैंडम पार्टिकल है, उसका एंगुलर मोमेंटम दिया जाएगा उस पार्टिकल की डिस्टेंस या उस पार्टिकल की पोजीशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन क्रॉस उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। चीज़ वही रिपीट हो रही है पर पार्टिकल पे हो रही है। कैपिटल्स अपन यूज़ करेंगे जब COM या पूरी बॉडी का एक साथ कंसिडर करेंगे, मतलब COM के लिए करेंगे। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि सारे पार्टिकल्स का, सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स का R क्रॉस P का समेशन L होगा। सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के R क्रॉस P का समेशन L होगा। अब अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो जैसे अपन ऊपर किया था, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा या इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, एंड दैट डिफ्रेंशिएशन विल गिव अस सम ऑफ टॉर्क्स। ये क्या बोल रहा है कि जो COM का एंगुलर मोमेंटम का चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो देगा इंडिविजुअल पार्टिकल्स के टॉर्क के समीशन के बराबर। वही चीज़ बोल रहा है, सेम ही चीज़ बोल रहा है जो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बट अलग अलग पार्ट्स में बोल रहा है। ठीक है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल का टॉर्क ये होगा तो सारे टॉर्क का सम ये हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि जो पूरे सिस्टम पे टॉर्क किसी भी पार्टिकल पे टॉर्क, पूरे सिस्टम का जो टॉर्क रहेगा, सॉरी पूरे सिस्टम का जो टॉर्क रहेगा वो सारे एक्सटर्नल टॉर्क्स प्लस सारे इंटरनल टॉर्क्स के बराबर होगा। ऐसी बात अपन ने पहले भी की है चैप्टर के शुरू में, और चैप्टर के शुरू में नहीं, जब अपन फोर्स डिस्कस कर रहे थे, एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस एक्ट इन कपल, तो दे कैंसल आउट ईच अदर, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करते एक्सटर्नल फोर्स को। वही कहानी यहाँ पे होगी, वही कहानी यहाँ पे होगी कि एक्सटर्नल टॉर्क फोर्स एक्सटर्नल के कारण, इंटरनल टॉर्क फोर्स इंटरनल के कारण। और यहाँ पे समझाया गया है कि सारा इंटरनल टॉर्क होगा ज़ीरो जब हम सिस्टम को एज अ होल देखेंगे, क्योंकि इंटरनल टॉर्क विल एक्ट इन पेयर्स दैट विल कैंसल आउट ईच अदर। ऐसा ध्यान आ रहा है आपको? चैप्टर 4 में पढ़ा था, ध्यान आ रहा है? एग्जाम्पल तो निकला क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टॉर्क एक्सटर्नल। देखो 9th से हम लोग याद करते आ रहे हैं कि फोर्स एक्सटर्नल लेते हैं, हेंस एक्सटेंड करते हुए टॉर्क एक्सटर्नल लेते हैं, ये याद करते हुए आ रहे हैं। बट उसका फंडा क्या है कि हर पार्टिकल पे जब अपन देखते हैं, तो पार्टिकल वाइज जब हम देखते हैं बॉडी को, पार्टिकल वाइज जब देखते हैं बॉडी को, फ्रैगमेंट्स में तोड़ के जब हम देखते हैं, तो उन फ्रैगमेंट्स और उन पार्टिकल्स का एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स एंड हेंस टॉर्क भी रहता है। पर
क्योंकि वो पेयर में लगेगा जब हम लोग सिस्टम को एज अ होल देख रहे हैं, तो वो पेयर में लगेगा, बिकॉज ऑल द फोर्सेज एक्ट इन पेयर्स एंड हेंस ऑल द टॉर्क्स एक्ट इन पेयर्स। तो वो कैंसल आउट हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ एक्सटर्नल की बात आ जाती है। इतनी बात क्लियर है? Thus, the time rate of change of angular momentum of a system of particle about the point is equal to the sum of the external torque acting on the system taken about the same point. इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। अन्विता ऑल सेट? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ये हाईलाइटेड पोर्शन रीड कीजिए। वैदिक बता सकते हैं इसमें अभी पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? ये पता है ना आपको, कल भी मेजोरिटी पार्ट यही डिस्कस किया अपन ने। कल पार्टिकल के लिए किया, आज पूरी बॉडी के लिए कर रहे हैं। तो इस लाइन में इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? तो टोटल एंगुलर मोमेंट वो एक पॉइंट के अबाउट लगेगा। एक पॉइंट के, वेरी गुड, परफेक्ट बेटा, वेरी गुड। एक पॉइंट के अबाउट लगेगा। जो भी एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क लगता है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम आसपास की क्वांटिटीज है। एंगुलर मोमेंटम को और अच्छे से समझाने के लिए टॉर्क यूज़ किया, जैसे मोमेंटम को और अच्छे से समझाने के लिए फोर्स यूज़ किया। तो एंगुलर मोमेंटम को और अच्छे से समझाने के लिए टॉर्क यूज़ किया कि ईजी हो जाए समझाना। तो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क किसी एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट होते हैं। फोर्स का ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं था, बट एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क हमेशा किसी एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट होंगे। ये दिमाग में उतरता है? अबाउट द पॉइंट। यस सर। फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का? आर क्रॉस पी, और टॉर्क का आर क्रॉस एफ। तो क्या आर वो पॉइंट है जिसके अबाउट लग रहा है टॉर्क? नहीं, आर उस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर है अपनी वेलोसिटी का, अपने पार्टिकल का, या अपने फोर्स एप्लीकेशन का। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। जैसे ये पॉइंट है जिसके अबाउट आप एल या टॉर्क देखने वाले हो, बोर्ड पे देखिए प्लीज। ये पॉइंट है जिसके अबाउट आप टॉर्क, जिसके अबाउट आप एल या टॉर्क देखने वाले हो। यहाँ पे पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी ये है, इसकी वेलोसिटी ये है, और यहाँ पे पार्टिकल है। तो आर क्या होगा? इस पार्टिकल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट जिसके अबाउट हम लोग एल ढूंढ रहे हैं। आर क्या होगा? जो पार्टिकल है आपका, उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और ओ क्या है? अबाउट द पॉइंट, ये पॉइंट ओ है। तो आर क्या है? पोजीशन वेक्टर आपके पार्टिकल का उस पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट अपन एल ढूंढ रहे हैं। और यहीं पे अगर टॉर्क की बात करेंगे तो ये जो पॉइंट है इस पे फोर्स लग रहा है। पार्टिकल की जगह में एक रॉड ले लेता हूँ,
तो सपोज इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जिस पॉइंट पे हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जिस पॉइंट पे हो रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर अबाउट द पॉइंट जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट घूम रही हो नहीं घूम रही हो, वैसे घूम रही वाली पॉइंट लेते हैं जनरली, जहाँ जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट घूमती है जनरली वो पॉइंट लेते हैं, बट कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं अपन, दूसरा कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, और वो पॉइंट के अबाउट अपन टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर या कंफ्यूज्ड? ये थोड़ा सा और Confused. ये थोड़ा सा और रिवील होगा न्यूमेरिकल्स में। मैं सिंपल से ये बोल रहा हूँ कि जब हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो जब हम टॉर्क की बात कर रहे हैं कि इस रॉड पे इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, पी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और ओ पॉइंट के अबाउट ये घूम रही है, तो जो एफ है वो जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ कहलाएगा आर। अब मैंने इसमें एक ही चीज जोड़ी कि ओ अपनी मर्जी से ले सकते हैं अपन। जनरली पाइवोटेड ऑब्जेक्ट में वो पाइवोट पॉइंट को ही ओ लेते हैं जनरली, बट अगर ऑब्जेक्ट पाइवोटेड नहीं है तो अपना अपनी मर्जी से ओ ले सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम सब एक क्वेश्चन कर रहे हो, तुमने अलग पे लिया, तुमने अलग पे लिया, आंसर विल बी सेम। कैसे, वो अपन आगे रिवील करेंगे अगले सेक्शन में। हाँ, अगले सेक्शन में रिवील होगा वो। ठीक है, तो दिस वाज दिस, ये 3 पार्ट्स में इनको तोड़ दिया। फिर ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आप खुद से कर सकते हैं। कर लिए थे क्या? नहीं तो अभी कर लेते हैं। 7.5 कर दो। हाँ सर ये क्रॉस प्रोडक्ट से होगा ना? हाँ
टॉर्क निकालना है ना? ये तो हो गया सर। ओके, 7.5 हो गया सबसे। हाँ जस्ट 7.5 ठीक है, चलूँ आगे? क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका डायग्राम बनाइए। डायग्राम देख के नहीं बनाना है। मैं कल ये बना ऊपर बोले सकते हैं। इसका देखने मेरा देख तो कुछ ये कौन सा लगता है आता ही करता आता है अभी मेरे को तो याद आता है लिखने के लिए सही नहीं आ रहा समझ।
के बहुत अच्छे लगते हैं पार्टी उसकी जो लिखा ना आलू आलू और इसकी क्या कहता है उसल सैनी के हेड साहब के खाता नाम मजा आए हेड साहब के अरे अरे वो पता है वो हेड साहब मतलब कोर्ट मतलब जज थे चलिए डायग्राम बना। डायग्राम में बताता हूँ। शो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट, तो एक पहले पॉइंट ले लेते हैं, ये ओ पॉइंट हो गया। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट फॉर अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक पार्टिकल है मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कहीं भी पार्टिकल को चला दो, ठीक है। शुरू में ये पार्टिकल यहाँ था, थोड़ी देर बाद वही पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, वेलोसिटी वही बनी हुई है। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वही बना हुआ है, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। हमको बताना है कि अगर मैं पॉइंट 1 पे क्या निकालूं, एंगुलर मोमेंटम, और पॉइंट 2 पे एंगुलर मोमेंटम निकालूं, तो दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि मैंने बाकी सारी चीज़ें रैंडम ली है। तो इससे बात बन जाएगी, इससे बात बन जानी चाहिए। तो मेरे को प्रूव करने के लिए बचा क्या, मोमेंटम एट पार्टिकल 1, एंगुलर मोमेंटम एट पार्टिकल पॉइंट 1 एंड एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट 2, ये दोनों कैलकुलेट करने का बचा। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये r1 और ये r2, ये r1 और r2 समझ में आ रहे हैं, ये दोनों अलग अलग होंगे। L1 होगा r1 क्रॉस p1, जो कि होगा r1 क्रॉस m v1, जो कि होगा m r1 क्रॉस v1। क्योंकि m एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो पहले में मल्टीप्लाई कर दूं या फाइनली मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं लिखूंगा r1 क्रॉस v1 को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड वाइज r परपेंडिकुलर इंटू v1। r परपेंडिकुलर रहेगा मेरा, अगर मैं O के अबाउट एक लाइन खींचूं जो कि वेलोसिटी से पैरेलल है, तो r1 परपेंडिकुलर रहेगा मेरा ये लाइन, r1 परपेंडिकुलर रहेगी मेरी ये लाइन। सिमिलरली जब मैं L2 के लिए कैलकुलेट करूंगा तो मेरा निकलेगा L2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू m r2 परपेंडिकुलर v2, जो कि v1 के बराबर है। r2 परपेंडिकुलर मेरी निकलेगी ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल होगी, हेंस दोनों इक्वेशन इक्वल होगी। दोनों पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा।
L1 और L2 की वैल्यू इक्वल आई, और इन दोनों का जो डायरेक्शन आएगा वो R क्रॉस P आएगा, तो दोनों R क्रॉस P का डायरेक्शन सेम ही आएगा पेज के अंदर की साइड। R क्रॉस P का डायरेक्शन पेज के अंदर की साइड आएगा कि बाहर आएगा प्रियल? पक्का? तो मतलब L1 वेक्टर और L2 वेक्टर बराबर है। ठीक है, कैसे लगा है राइट हैंड थंब रूल? फिंगर्स को किस एक सेकेंड अनिता, फिंगर्स को किस डायरेक्शन में खोलेंगे? आर वेक्टर की। और पाम फेसिंग डायग्राम को देखो, पाम फेसिंग किस डायरेक्शन में रहना चाहिए? वेरी गुड, ये अंदर की साइड। हाँ अनिता, पाम फेसिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहना चाहिए, वेलोसिटी और मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होगा। हाँ अनिता बोलो। सर आप प्लीज वो लास्ट स्टेप को बता सकते ये परपेंडिकुलर वाली, हैं? यस सर, और चलो। उसके पहले चलो, तो ये मेजोरिटी को थोड़ा तो समझ में आया, थोड़ा मतलब 70-80% तो समझ में आया। यस सर। जरा सा जो पोर्शन बचा है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। आर परपेंडिकुलर अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसका एक और तरीका समझाने का। यहाँ पे अगर आर परपेंडिकुलर क्लियर नहीं हुआ है यस सर। तो आर परपेंडिकुलर विल बी बेसिकली इक्वल टू आर साइन थीटा। एक सेकेंड यार, डायग्राम गायब हो रहा है। आई थिंक सही चलना चाहिए, देखते हैं। राइट, ठीक है। तो ये जो आर परपेंडिकुलर का सीन है, ये जो आर परपेंडिकुलर का सीन है, आर वन परपेंडिकुलर क्या होगा? आर वन परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल डिफाइन करो, ये एंगल डिफाइन करो थीटा या थीटा वन, तो ये चीज़ हो जाएगी आर साइन थीटा, जिसको अपन ने बोला आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर आया कहाँ से? यहाँ पे हम लोगों ने आर वन क्रॉस वी वन था तो उसको लिखा आर वन साइन थीटा वी वन। ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में जब आएंगे, स्केलर से मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गया ना यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में जब आएंगे, जब इस तरह से लिखेंगे तो आर वन साइन थीटा और आर वन साइन थीटा को आर परपेंडिकुलर लिख दिया। उसके लिए थीटा टू लेना पड़ेगा, दूसरे वाले के लिए थीटा टू लेना पड़ेगा, और उसका भी निकल के आएगा आर परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर सेम होंगे, क्योंकि एक लाइन और दूसरी पैरेलल लाइन में जो डिस्टेंस रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, वो हर पॉइंट पे सेम रहेगा। रियल कितना उतरा कल से? थोड़ा और। हाँ, डेरिवेशन वापस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमको प्रूव क्या करना था क्वेश्चन में कि L1 और L2 इक्वल होंगे, ये प्रूव करना था हमको। तो L1 इज इक्वल्स टू R1 क्रॉस P, सिमिलरली राइट। अब L1 को जब निकालेंगे अपन तो R1 क्रॉस M इंटू V1, जिसमें M स्केलर पार्ट है। अब तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट है बीच में पर मल्टीप्लिकेशन में है, और एक स्केलर है, तो स्केलर को मैं बाहर मतलब अलग से रख सकता हूँ, ऐसे कॉमन वॉमन नहीं ले रहा हूँ, अलग से रख रहा हूँ, जिसको अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। M इंटू
और इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट ही लगा रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा बेसिकली दो वेक्टर्स के बीच में ही। अब यहाँ पे r1 साइन थीटा जो जनरेट होगा उसको मैंने लिख दिया r परपेंडिकुलर, और इधर भी r परपेंडिकुलर जनरेट होगा। मुद्दा ये बनेगा कि r परपेंडिकुलर और r परपेंडिकुलर सेम हो जाएंगे एक दूसरे से, और बाकी चीजें सेम है, मास भी सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है। हेंस द एंगुलर मोमेंटम of a particle moving with same velocity, constant velocity, is same about any random point. ठीक है, तुषार थोड़ा सा कम आया है कि नींद आ रही है? पक्का? एक बार जोर से क्वेश्चन पढ़ देंगे। क्लियर हो रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डन। एक बार बुक का आंसर पढ़ लीजिए।